ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ नहीं करते, सिखों को खत्म करना चाहते। भिंडरेवाला का नाम भारतीय राजनीति और पंजाब के इतिहास में ऐसा नाम है जो आज भी विवादों, भावनाओं और अलग अलग व्याख्याओं के घेरे में है। एक और उनके समर्थक धार्मिक सुधारक और सिख समुदाय के गौरव के प्रतीक के रूप में देखते हैं, तो दूसरी ओर आलोचक उन्हें 1980 के दशक में पंजाब को आतंकवाद और हिंसा की आग में झोंकने वाला सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं। और यही विरोधाभास उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे चर्चित और विवादास्पद धार्मिक राजनीतिक व्यक्तियों में शुमार करता है। भिंडरेवाला का जन्म 1947 में पंजाब के फरीदकोट जिले में हुआ था। वह एक साधारण सिख किसान परिवार से थे, लेकिन उनकी किस्मत में साधारणपन नहीं लिखा था। उन्होंने 1977 में दमदमी टकसाल की बागडोर संभाली, जो एक धार्मिक संस्था है और गुरुबाणी के प्रचार प्रसार के लिए जानी जाती है। उस दौर में पंजाब में युवाओं में नशाखोरी, बेरोजगारी, सामाजिक असंतोष गहराता जा रहा था और भिंडरेवाला ने इन्हीं मुद्दों को पकड़कर अपने धार्मिक प्रवचन के जरिए सिख युवाओं को नशा मुक्ति, धार्मिक अनुशासन और सिख परंपराओं की ओर लौटने का संदेश देना शुरू किया। उनकी बोली सीधी, असरदार और भावनात्मक थी, जिसके कारण पंजाब के गांव-गांव में उनका प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा था। 1978 से 1981 तक उनके धार्मिक समागमों में हजारों लोग जुटने लगे और दमदम टकसाल एक छोटे धार्मिक केंद्र से बदलकर एक बड़े जनसमूह को आकर्षित करने वाला संगठन बन गया। लेकिन यह केवल धार्मिक पुनर्जागरण की कहानी नहीं, यह राजनीति और धर्म के खतरनाक गठजोड़ की भूमिका का पहला अध्याय था। 1978 में अमृतसर में निर्मल संप्रदाय और दमदमी टकसाल के अनुयायियों के बीच झड़प हुई, जिसमें 13 लोग मारे गए और इस घटना ने भिंडरेवाला को एक कट्टर और उग्र धार्मिक नेता के रूप में पूरे पंजाब के अंदर स्थापित कर दिया। यह वही समय था जब पंजाब की राजनीति में कांग्रेस और अकाली दल सत्ता संघर्ष में उलझते हुए दोनों ही पक्ष अपने अपने राजनीतिक हितों के लिए भिंडरेवाला की बढ़ती लोकप्रियता का इस्तेमाल करने की कोशिश की। कांग्रेस ने उन्हें अकाली दल को कमजोर करने के लिए आगे बढ़ाया, जबकि अकाली दल ने उन्हें सिख धार्मिक भावना को उभारने के लिए समर्थन दिया। लेकिन जल्द ही यह राजनीतिक प्रयोग एक ऐसे भंवर में बदल गया जिसने पूरे पंजाब को लहूलुहान कर दिया। 1980 में जब इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी तो पंजाब की स्थिति पहले से ही संवेदनशील हो चुकी थी। 1981 में लाला जगत नारायण की हत्या ने स्थिति को और भड़का दिया। वह हिंद समाचार समूह के संपादक थे और भिंडरेवाला की आलोचना करते थे। हत्या का आरोप सीधे सीधे भिंडरेवाला पर लगा। हालांकि वह गिरफ्तारी से बच गए, लेकिन पंजाब में हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी। आंकड़े बताते हैं कि 1981 में पंजाब में राजनीतिक हिंसा के 117 मामले दर्ज हुए, लेकिन 1983 तक यह संख्या 450 से ज़्यादा हो गई। धीरे धीरे पंजाब के गांव में गोलियों और बम्बों की आवाज़ सुनाई देने लगी। इसी दौरान भिंडरेवाला ने सार्वजनिक तौर पर यह कहना शुरू कर दिया कि वह खालिस्तान नहीं मांगते, लेकिन अगर अलग राज्य दे दिया जाए तो वह इनकार भी नहीं करेंगे। यह बयान पूरे भारत के लिए एक चेतावनी था और यह बयान उन्हें भारतीय संघीय ढांचे के लिए खतरा मानने का आधार बना। 1982 में उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना स्थायी ठिकाना बना लिया। स्वर्ण मंदिर, जो करोड़ों सिखों की आस्था का केंद्र था, धीरे धीरे हथियार और अलगाववाद का गढ़ बन गया। भिंडरेवाला और उनके सस्तर अनुयायियों ने अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया और खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार वहां हजारों कारतूस, ऑटोमेटिक हथियार और विस्फोटक जमा किए गए। भारत सरकार की खुफिया एजेंसी IB की 1983 की रिपोर्ट बताती है कि स्वर्ण मंदिर में करीब 200 हथियारबंद उग्रवादी मौजूद थे और अकाल तख्त एक तरह से सैन्य अड्डे में बदल गया था। आंकड़ों के अनुसार 1981 से लेकर 1984 के बीच पंजाब में 11,000 से ज़्यादा हिंसक घटनाएं हुई, जिनमें लगभग 4100 लोग मारे गए। इनमें पुलिसकर्मी, निर्दोष नागरिक और उग्रवादी सभी शामिल थे। पंजाब का यह दौर असल में गृह युद्ध जैसी स्थिति था, जहां एक और धार्मिक आस्था और समुदाय की पहचान का सवाल था, तो दूसरी ओर राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा का संकट। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया। 1 जून से 8 जून तक अमृतसर सेना के घेरे में रहा। 3 जून को कर्फ्यू लगाया गया और 5 से 6 जून को सेना ने टैंकों, तोपों के साथ स्वर्ण मंदिर के परिसर पर धावा बोल दिया। यह भारतीय सेना के इतिहास की सबसे संवेदनशील और कठिन कार्रवाइयों में से एक थी, क्योंकि इसमें एक धार्मिक स्थल शामिल था, लेकिन हथियारों और आतंकवादियों की मौजूदगी ने इसे सैन्य दृष्टि से अपरिहार्य बना दिया। 6 जून की सुबह जर्नैल सिंह भिंडरेवाला अपने कई समर्थकों के साथ
मारे गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ऑपरेशन ब्लू स्टार में लगभग 492 लोग मारे गए और 86 घायल हुए, लेकिन सिख संगठनों का दावा था कि मौतों का आंकड़ा 1000 से भी ज्यादा था। इस घटना से स्वर्ण मंदिर को भारी क्षति पहुंची, अकाल तख्त का बड़ा हिस्सा ढह गया। यह घटना सिख समुदाय के बड़े हिस्से के लिए गहरी धार्मिक और भावनात्मक चोट थी और यहीं से भारत के राजनीतिक इतिहास की दिशा बदल गई, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही बॉडीगार्ड ने की और उसके बाद दिल्ली में देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिनमें आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2733 सिख मारे गए, जबकि अनौपचारिक आंकड़ा 8000 से भी ऊपर जाता है। पंजाब की आग यहाँ भी नहीं रुकी। 1985 से लेकर 95 तक आतंकवाद की लहर जारी रही और इस दौरान लगभग 21,000 लोग मारे गए। भिंडरावाले की मृत्यु ने उन्हें उनके समर्थकों के लिए शहीद बना दिया। आज भी पंजाब में और प्रवासी सिख समुदाय में उनके पोस्टर, नारे और प्रतीक देखे जाते हैं। वहीं भारत के राष्ट्रीय विमर्श में उन्हें आतंकवाद और अलगाववाद का प्रतीक माना जाता है। यही द्वंद्व उन्हें आज भी जिंदा रखता है, एक तरफ श्रद्धा, दूसरी तरफ डर और आलोचना। अगर पत्रकारिता की नज़र से देखें तो जर्नैल सिंह भिंडरावाला की कहानी केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं, बल्कि यह उस दौर की कहानी है जब राजनीति ने धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, जब बेरोजगारी और नशे की समस्याओं ने युवाओं को कट्टरपंथी की ओर धकेला, जब केंद्र और राज्य सरकारें सत्ता के लिए एक दूसरे पर दोष मढ़ती रही और अंत में पूरे समाज को इसकी कीमत खून से चुकानी पड़ी। आज जब हम पंजाब के इतिहास के उस दौर को देखते हैं तो आंकड़े साफ कहते हैं 1981 से 95 तक के आतंकवाद ने पंजाब की सामाजिक आर्थिक संरचना को हिला दिया। उद्योग धंधे ठप हो गए, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई और लाखों लोग पलायन को मजबूर हुए। कृषि प्रधान राज्य पंजाब, जिसने हरित क्रांति के जरिए भारत को अन्नदाता बनाया, वह राज्य अपने ही खून और आंसुओं में डूब गया। भिंडरावाला का नाम चाहे किसी भी दृष्टि से लिया जाए, धार्मिक नेता, कट्टरपंथी सुधारक या आतंकवादी, वह इस बात का प्रतीक है कि जब धर्म और राजनीति का मेल गलत हाथों में पड़ जाए तो नतीजा कितना भयावह हो सकता है। उनके उदय और पतन की पूरी कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब राज्य और राजनीतिक समुदाय की भावना को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करने लगे।